ना ये मजे लेने के लिए, सर थ्योरी बची है, सर ये बचा है। जीवन में ऐसी बातें कर रहा है जैसे इसने उसके अलावा पूरा कोर्स अपने तैयार कर लिया है। इससे आज पेपर ले लो, ये 100 में से ले आएगा। इससे आज पेपर ले लो, ये 100। अबे नलायक को पहले पढ़ लो, है ना। होमवर्क में मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आपको बता दिया रॉ मटेरियल 20 दिन का, डेटर्स आपके 30 दिन के, कन्वर्जन पीरियड रॉ मटेरियल 50% इतना, फिनिश गुड्स क्रेडिट अवेल सप्लायर का, और ये आपको बता दिया कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटा बताइए, आपको टोटल सीधा 800 लाख बता दिया। फिर कहते हैं 75% आर फॉर रॉ मटेरियल, तो इसमें से 75% आपका रॉ मटेरियल है, तो इसका मतलब आप बच्चे बता रहे हो 600 लाख, तो बाकी का बच गया बेटा कन्वर्जन कॉस्ट, बोले तो वेजेस एंड सबको मिलाकर बेटा 200 लाख। तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो देखो भाई, रॉ मटेरियल 600, ये 200, टोटल हो गया 800 लाख। रॉ मटेरियल का स्टॉक 20 दिन का चाहिए था, 360 दिन मानने थे तो 33। फिर ये WIP का हो गया बेटा, ये फिनिश गुड्स का हो गया। इन्होंने अलग अलग करा, आपने कंसोलिडेट करा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर जो आपका मैच होना चाहिए बेटा वो ये आएगा 133.78 लाख। ये आपका फाइनल आंसर मैच होना चाहिए बेटा, ये आपका मेन आंसर है। दिस इज योर मेन आंसर। वो आपको जो पहले करा उसको छड्डो भाई, ये आपका मेन आंसर बेटा 133.78। दैट इज द मेन पॉइंट। सप्लायर के लिए आपको 5 दिन का बोला था, 60 दिन का बेटा उधार बोला था, टोटल ये रहा आपका, ठीक है जी। ये रहा आपका सारा का सारा। चलो आई होप, क्या 137, अच्छा ये गलती हो रखी है, 137.78 आएगा। चलो जो भी आएगा देख लेना, अरे देख लेना, वो टाइपिंग एरर हो जाता है इंस्टीट्यूट का भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कपिल समझ गए। अगला मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 दिया था आपको, पहले परफॉर्मा कॉस्ट शीट दे दी थी बेटा, आपको परफॉर्मा कॉस्ट शीट दे दी थी। अबे नलायक ईशा, बेटा आपको बता तो दिया था इसका 75% रॉ मटेरियल है, तो ये हो गया ना बच्चा, ये आपके पास 600 लाख का रॉ मटेरियल हो तो गया बेटा, इस पे क्या दिमाग लगाना था। हाँ तो कैश का मतलब क्या होता है बेटा, कैश का मतलब है नॉन कैश आइटम नहीं है, आपको मैंने पहले भी ये बात समझा रखी है। कैश एक्सपेंसेस का मतलब है इसमें नॉन कैश नहीं है, आप बार बार वही गलती कर रहे हो बेटा। चलिए, इसमें आपको पहले कॉस्ट शीट दे दी, मटेरियल लेबर ओवरहेड प्रॉफिट। कंपनी कीप्स रॉ मटेरियल फॉर 1 मंथ, WIP 1 वीक एंड फिनिश गुड्स फॉर 2 वीक्स। सर अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ये टाइपिंग एरर हो गया शायद मेरे ख्याल से। ये भी बेटा 1 वीक होगा मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मंथ में अकेला चल रहा है, ये बाकी वीक्स में तो मे बी अ चांस ये कुछ मिसमैच हो रहा है आंसर से। कोई बात नहीं, आपने मन से करा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने मन से करा, ये आपकी गलती नहीं है, मेरे एंड से गलती है। Credit allowed by supplier is 3 weeks and company allows 4 week credit to debtors. Lag in payment of wages 1 week, overhead beta 2 weeks, 1/5 of the output against cash and maintain cash and hand इतना। Prepare a statement showing working capital 1,30,000 पर। आपको मानना है बेटा WIP 80% कंप्लीट है, इसका मतलब मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट बेटा सब कुछ 80% हो गया, मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट बेटा सब कुछ 80% हो गया, राइट। चलो अब हम यहाँ पर अगर आपके साथ देखें तो मेरे को लग रहा है, नहीं ठीक है बेटा, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये 1 मंथ ही है, सॉरी मेरे को लगा ऐसा, कोई बात नहीं है। तो बेटा 1 मंथ, बाकी सब वीक्स में है, तो वी कैन एज्यूम इट टू बी 4 वीक्स। आप इसको एज्यूम कर सकते हो, आप इसे एज्यूम कर सकते हो, नहीं एज्यूम करना तो इसको बेटा 1/12 कर लेना तो भी चलेगा। आप इसको 1/12 कर लोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आएगा, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। आप इसको 1/12 करके भी कर सकते हो। तो आपके पास रॉ मटेरियल इन्वेंटरी आ रहा है, अच्छा बच्चे बता रहे 10,08,10,83,333 आ रहा है, अगर आप 1/12 करके करते हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बाकी भी ठीक है। तो आप चेक कर लो उस केस में, फिर ये वाली वैल्यू में आपके पास थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा होगा और आपका NWC भी फर्क आ रहा होगा। बच्चे बता रहे हैं NWC आ रहा है 3089250, तो चेक कर लो बेटा, अगर आपने 1/12 माना तो बेटा आपके पास ये आ रहा होगा, और अगर आपने 4/52 मान के कर लिया तो आपका आंसर ये आ रहा होगा। दैट इज द सिंपल थिंग बेटा। 1/5 ऑफ द डेटर्स कैश में, इसका मतलब उधार वाले 4/5 होंगे। 1/5 ऑफ द डेटर्स कैश में, इसका मतलब उधार वाले बेटा 4/5 होंगे। तो ये टोटल कॉस्ट का 4/5 4 हफ्ते का, दैट्स ऑल। ये टोटल कॉस्ट का 4/5 4 हफ्ते का, दैट्स ऑल, काम खत्म, ठीक है जी। चलो जी, आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। और मैंने आपकी बार बोला था बेटा 80% का मतलब सारे के सारे 80% है, मटेरियल लेबर जो मर्जी बोल दो बेटा, सारे 80% है बेटा। आप इसको बाइफरकेट कर लो, कंबाइन कर लो, जैसे मर्जी कर लो बेटा, 80% मतलब सारे 80% हो गए ना बेटा। इंग्लिश में लिखा तो है बच्चा 80% ऑल रिस्पेक्ट, तो बस सिंपल सा बेटा सबको 80% करना है। जो हम पहले 100 और 50 करते थे वो 80 करना है, बस सिंपल। चलो जी, अब हम चलते हैं बेटा आगे। बेटा ओवरहेड्स में क्या बताऊं बच्चा, 2 हफ्ते का उधार है, 75 रुपए का रेट है, 1,30,000 इंटू 75 और 2 हफ्ते का उधार है, खत्म। इसमें क्या बताऊं बेटा, आप ना फिर से वही गलती कर रहे हो। आपने कॉस्ट शीट बनाई नहीं होगी, अगर बनाई है तो आपको ये सब इशू नहीं आना चाहिए, आपको इसके आंसर देखने की जरूरत ही नहीं, आपको फाइनल आंसर टैली होना चाहिए, बात खत्म बेटा। आपने अगर फाइनल कॉस्ट शीट बनाई है तो उसमें इतना दिमाग ही नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट शीट नहीं बनाई है, इसलिए उल्टा सीधा दिमाग लगा रखा है। तो मैंने आपको बोला था कि आपको कॉस्ट शीट बना के काम करना है, बात खत्म, टेंशन नहीं खत्म। चलिए, तो बेटा आपका अलग आ रहा होगा ईशा, अगर आपने 1083 लिया है तो आपका अलग आ रहा होगा। मैंने भी 4 बार बोला आपका आंसर ये आ रहा होगा। मैं बेटा इससे ज्यादा क्या बोलूं बच्चा, आपको मैंने अभी बताई बात। चलो आई होप पहले बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक की। चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं बच्चा, लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमने 9th क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था कल आपको, वी गिव यू क्वेश्चन नंबर 9 इन द होमवर्क। व्हाइल अप्लाइंग ऑफ फाइनेंसिंग फॉर वर्किंग कैपिटल टू अ कमर्शियल बैंक फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मटेरियल आपकी बार 3 प्रकार के हैं, एक लेबर है, ओवरहेड्स है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, वो अलग से गिवन है, सेलिंग ओवरहेड्स और टोटल। फिर आपको बोला रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर लीडिंग टू डिफरेंट पीरियड, एक्स का इतना, वाई का इतना, जेड का इतना। बेटा ये सेम वही वाला टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया था, कोल, जिप्सम, लाइमस्टोन, पैकिंग मटेरियल, वहां पे 4-4 वाले थे, ये वैसे वाला टाइप है। प्रोडक्शन साइकिल हाफ मंथ है, फुल यूनिट ऑफ XY इन द बिगिनिंग, Z इज रिक्वायर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ एंड रिमेनिंग हाफ यूनिट इज नीडेड इतना। तो बेटा क्या बोल रहा है, आपकी बार थोड़ा घुमा दिया, कहता है X और Y तो 100% ले लेना, X और Y तो 100% लेना, वो तो पूरे लगते हैं, बट Z जो होगा वो हाफ लगेगा, मतलब Z DOC 50% और बाकी सबका भी 50%। आई होप पहले बात समझ में आ गई। तो अब की बार X का 100, Y का DOC 100, Z का 50% और बाकी सबका भी 50%। आई होप पहले बात समझ में आ गई। X is for 2 month and other for 1 month, finished goods 1 महीना, 25% कैश है, रिमेनिंग क्रेडिट है, क्रेडिट 2 महीने का, एवरेज टाइम बेटा 1 मंथ, हाफ मंथ, मिनिमम कैश बैलेंस इतना। आपको 1.5 लाख यूनिट बनानी है और 10% कंटीजेंसी करना है। अब क्या करते हैं,
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने डायरेक्ट अपना कॉस्ट निकाल लिया। पहले तो ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये मटेरियल आ गया, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिन, ये आपका सारा आ गया सेलिंग, ये आपकी टोटल कॉस्ट आती है सबसे पहले तो। ये आपकी टोटल कॉस्ट आती है बेटा सबसे पहले तो। अब टोटल कॉस्ट के बाद आपके पास आया, आपको क्वेश्चन ने बोला है कि भाई एक्स 2 महीने के लिए स्टोर होगा, बाकी 1 महीने। तो बेटा एक्स का 2 महीने, वाई का 1 महीना, जेड का 1 महीना रॉ मटेरियल हो गए। फिर डब्ल्यूआईपी, एक्स और वाई 100%, जेड 50 और बाकी 50। तो देखिए बेटा एक्स पूरा आधा महीने का 100%, वाई आधे महीने का पूरा 100%, जेड 50% आधे महीने का, ये आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये आ गया रॉ मटेरियल, ये मेरे को लग रहा है मैंने डबल कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला बेटा, जरा ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर रॉ मटेरियल में आप अटकोगे। Z is required only to the extent of half unit in the beginning। बेटा Z कितना है, Z हाफ तो शुरुआत में लग जाता है, एंड रिमेनिंग हाफ एट यूनिफॉर्म रेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब बाकी का जो हाफ बच गया वो पूरे पीरियड में बराबर बराबर होता है। तो बेटा जब बराबर बराबर होता है इसका मतलब पूरे पीरियड में 50%। तो Z आपका 2 बार आएगा, एक बार तो आपका स्टार्टिंग में लग गया, ये हो गया बेटा बिगिनिंग वाला। उसके बाद Z ये 50% का 50%, ये बेटा ड्यूरिंग द पीरियड वाला हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन ने बोला हाफ तो पहले ही लग जाता है, उसके बाद जो बच गया हाफ वो पूरे पीरियड में इवनली होता है। तो जब इवनली होता है तो हम उसको एवरेज ले लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 दैट इज 50%। तो हमने कहा बैलेंस बच गया ये वाला, उसका डीओसी 50 और आधे महीने का, तो बेटा ये वाला Z भी आएगा। बाकी लेबर और एडमिन बेटा 50-50% आएंगे, और आपके पास ये डब्ल्यूआईपी आएगा, आपके पास ये डब्ल्यूआईपी आएगा, दैट इज 4 लाख रुपए, राइट। तो आपके पास बेटा डब्ल्यूआईपी आ गया वर्किंग नोट नंबर 2 से 4 लाख रुपए। फिर आपको बोला गया था फिनिश गुड्स 1 महीने का, तो हमने भी रख दिया बेटा फिनिश गुड्स 1 महीने का। डेटर्स आपको बोले थे 25% बेटा क्रेडिट पर है, तो 75% आपके, सॉरी 25% कैश है, तो 75% आपके क्रेडिट हो गए, और 2 महीने का कैश आपको बता ही दिया था। फिर रॉ मटेरियल के क्रेडिटर्स के लिए बताया था 2 महीना, 1 महीना, आधा महीना। तो बेटा 2 महीना, 1 महीना, आधा महीना। आउटस्टैंडिंग लेबर आपको बता दिया था हाफ, और ओवरहेड बताया था बेटा 1 मंथ। तो लीजिए आउटस्टैंडिंग लेबर हाफ, ओवरहेड 1 मंथ, ओवरहेड 1 मंथ। ये टोटल सीएल, ये कंटिजेंसी, और ये आपके पास टोटल वैल्यू। इस क्वेश्चन का जो मेन हीरो था बेटा वो था डब्ल्यूआईपी। इस क्वेश्चन का मेन हीरो जो था वो था डब्ल्यूआईपी, और डब्ल्यूआईपी में भी मटेरियल Z मेन था। डब्ल्यूआईपी में भी मटेरियल Z मेन था कि भाई एक तो एक्स और वाई बिगिनिंग पर लग गए, एक्स और वाई बिगिनिंग पर लग गए, प्लस 50% Z बिगिनिंग पर लग गया, तो ये 50% Z लग गया। बाकी 50% पूरे पीरियड में बराबर बराबर हुआ, तो बाकी 50 का डीओसी 50 लेके काम करेंगे। सो दैट वाज द मेन पॉइंट और द कांसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप पहले बात समझ में आ गई। चलो यहां तक अब आप सबको क्लियर हो गया होगा बेटा, जिसका भी जो भी डाउट होगा, जिसका भी जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हाँ जी अगले वाले पर चलते हैं बेटा। लो बेटा सॉल्यूशन भी देख लो फटाफट से। चल अब आप आराम से बेटा इसको बाद में डाउनलोड करके आराम से इवैल्यूएट कर लेना, कहां-कहां पर किस-किस की कौन-कौन सी गलती है, ठीक है ना। बाद में आराम से इवैल्यूएट कर लेना कहां-कहां पर किस-किस की गलती है। 5वीं बार ये पॉइंट बता रहा हूं, 50% Z बिगिनिंग में लग गया, तो ये 50% बिगिनिंग में लग गया। बैलेंस 50% ड्यूरिंग द पीरियड लगा, जो भी चीज ड्यूरिंग द पीरियड लगती है हम उसका डीओसी 50% लेते हैं, जैसे लेबर ओवरहेड। तो यानी कि ये बच गया 50% जो बैलेंस गया, उसका डीओसी 50 और इतने पीरियड का, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 10 दिया था। अगेन ये वाला क्वेश्चन क्या था बेटा, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स टोटल हेल्ड इन रॉ मटेरियल एंड इन स्टॉक 1 मंथ। बबलू भैया 50% है, ऑन एन एवरेज हाफ अ मंथ। बेटा देखो क्या आपको यहां पर बताया बबलू भैया का ब्रेकअप, कहता है कंप्लीशन स्टेज 50, इसका मतलब सारा 50, इसका मतलब बेटा सारा 50। फिनिश गुड्स स्टॉक एवरेज 1 मंथ, क्रेडिट बाय सप्लायर 1 मंथ, क्रेडिट अलाउड 2 मंथ, टाइम इन लैग ऑफ वेजेस इतना, और ओवरहेड बेटा 1 मंथ। 1/4 ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश, 1/4 कैश पर है, इसका मतलब 3/4 ऑन क्रेडिट हो गया। कैश एंड बैंक कितना, तो बेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल 52,000, 4 वीक्स को 1 हफ्ता मान लेना और 52 हफ्ते के हिसाब से करना। तो बेटा ये रहा हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। चेक कर लो बेटा, ये तो सिंपल था, सीधा सीधा सही सही हो जाना चाहिए था, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबका डीओसी 50, ये तो सिंपल था, इसमें कोई टेंशन नहीं थी, ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई टेंशन वाला नहीं था, राइट। चलो जी हो गया बेटा, सबका चेक हो गया यहां तक। चलो लेट्स मूव ऑन। बेटा मंथ वाइज नहीं करना था इस क्वेश्चन को, अगर आपने मंथ वाइज करा है तो बेटा आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बोल दिया कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपको बेटा 4 हफ्ते 1 मंथ मानना है और 52 हफ्तों के हिसाब से करना है, क्योंकि 4 हफ्ते 1 मंथ मानना है, 52 हफ्तों के हिसाब से करना है। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको हफ्तों में करना है, तो बेटा यू डोंट हैव एन ऑप्शन। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू इट इन अ वीक्स वर्क। समझ में आ गया? चांस की बात है आपका आंसर सही निकल गया होगा, दैट इज अ सेपरेट मैटर, बट ये अब की बार गिवन है तो हमें बेटा इसको वीक्स में ही करना पड़ेगा। आई होप बच्चा पहले बात समझ में आ गई। चलो अच्छा अलग है ना बेटा, तभी तो मैं बोल रहा हूं आपको ये वीक्स में करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे बोला है, क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई साहब आप वीक्स में लोगे, अब आप कुछ और नहीं करोगे। चलो आई होप बेटा यहां तक की बात भी समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हम कहा था बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही है, कंप्लीटेड 31,200, ये इतना मटेरियल है, लेबर है और ये ओवरहेड्स है जिसमें डेप्रिसिएशन है। सेलिंग प्राइस है 30 डेज, मटेरियल 100, 50, 24,000, 30 डेज, दिस प्रोडक्शन पूरे साल 360 डेज मानना है। वेजेस अक्रू सिमिलरली, ऑल सेल्स क्रेडिट, एनडब्ल्यूसी निकालना है ऑन कैश कॉस्ट। बेटा कैश कॉस्ट बेसिस पर आपको ये करना था, राइट। तो बेटा अगर हम इसको देखें तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी वर्किंग नोट। हमने कहा ओपनिंग 0, आपके पास सबसे पहले परचेज 31,240, 12,040, क्योंकि इसका डीओसी 100% है, तो ये हमारे पास बेटा 100% आया। फिर ये 30 दिन का रखना है और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। फिर आपका ये वाला वेजेस और ये वाला, फिर आपके पास ओवरहेड्स आ गए बेटा दोनों के 50-50, फिर आपके पास जीएसटी, फिर ये हिस्सा मैंने आपको बताया था बेटा, ये तीनों का जो टोटल होगा बेटा वो यहाँ पर आ गया आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी।
फिर आपका फिनिश गुड प्रोपोर्शनेट। अब क्वेश्चन ने कहा था आपका जो फिनिश गुड्स है वो 24,000 यूनिट्स का बच गया, तो बेटा अगर 24 का बच गया आउट ऑफ 31 तो ये फिनिश गुड्स, यानी कि ये मेरा फाइनली कैश कॉस्ट ऑफ सेल करना था, इसमें डेप्रिसिएशन को हटाना था क्योंकि कैश कॉस्ट निकालना था। सो दिस वाज योर आंसर जो आपका आना चाहिए था। ये क्वेश्चन बेटा सिंपल सा था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। इनफैक्ट वी हैव डन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द क्लास सेक्शन, तो ये आपका हो जाना चाहिए था। इसमें बेटा कोई ज्यादा दिक्कत वाला मैटर है नहीं मेरे ख्याल से। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप के हमने दो तीन क्वेश्चन कर लिए थे, तो मेरे हिसाब से तो इसमें दिक्कत वाला कोई मैटर था नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़े जी। चलो हियर वी मूव टू द नेक्स्ट। बेटा डेप्रिसिएशन क्यों बैलेंसिंग फिगर आएगा मेरे दोस्त, सीधा सीधा गिवन है, तो 40 की जगह आपको 30 रुपए लेकर काम करना था बस। क्यों बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा, कुछ भी आपको लेना ही नहीं था बस, वो है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी अप्लाइड टू कमर्शियल बैंक। बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन जो अभी आपको बताया, सेम टाइप का। बेटा सीओपी 43,200 नहीं होगा बेटा संगीता, बच्चा सीओपी क्या होता है आप मुझे बताना। सीओपी होता है फिनिश्ड गुड्स का, तो बेटा फिनिश्ड गुड्स तो 31,200 ही है ना, 12,000 का डब्ल्यूआईपी तो यहाँ माइनस कर दिया ना आपने, तो ये जो बचेगा 31,000 का ही तो बचेगा बेटा, ये जो बचेगा 31,000 का ही तो बचेगा। ओहो 31,200, अरे कोई बात नहीं यार, वो टाइपिंग एरर होगा, कोई बात नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन भी बेटा सेम था, तो अगर आप इसको देखोगे तो लीजिए आपका एनडब्ल्यूसी देख लो बेटा, सीधा आप सीधा एनडब्ल्यूसी देख लो। क्या नहीं समझ आया? अच्छा कैश समझ नहीं आया, कैश के लिए क्या बोला बेटा, एवरेज 1.5 वीक का। तो देखो बेटा ये रहा आपका, ये रहा आपका पूरा का पूरा। ये देखो जी, सबसे पहले हमने अपना सीओपी निकाल लिया, सबसे पहले हमने बेटा अपना सीओपी निकाल लिया, बोलो जी बोलो। ये हमने पूरी अपनी स्टेटमेंट बना ली, फिर हमने आपका डब्ल्यूआईपी अलग से निकाल लिया यहाँ पर, फिर आपको रॉ मटेरियल स्टॉक के लिए बोला था वो सब निकाल लिया, ये फिनिश गुड्स का, ये डेटर्स का और भी कुछ है क्या, ये बेटा क्रेडिटर्स का, ये वेजेस का, ये सब निकाल लिया। आप क्या कह रहे हो कैश कैश हुआ? अच्छा बेटा ये ना कैश मिसप्रिंट हो गया है, ये कैश मिसप्रिंट हो गया है, ये बेटा 25,000 है, ठीक है। ये क्या हो गया, अब ठीक है बेटा सारा लाइन। चलो ये बेटा मिसप्रिंट हो गया था, ये मिसप्रिंट हो गया बेटा, ये ना आपका 25,000 आएगा, ये बेटा आपका 25,000 आएगा। सो यहां पर गड़बड़ हो गई है मेरे से, मैं इसको ठीक कर लेता हूं। चलो हो गया बेटा, फिर ये हाँ ये आएगा एनडब्ल्यूसी, देखो बेटा ये रहा एनडब्ल्यूसी, ये रहा बेटा एनडब्ल्यूसी। बेटा फिनिश गुड्स का पीरियड बेटा क्वेश्चन ने दिया है ना, मैंने क्या करा, फिनिश गुड्स का ये रहा 8,000 यूनिट सीधा सीधा दे दिया बेटा, 8,000 यूनिट सीधा दे दिया, तो पीरियड की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट कर लो ना बेटा प्रोपोर्शनेट, आप प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लो। क्लियर? चलो अब आप एक बार ये ट्राई करना, अपने एक बार ट्राई करना, फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 बस और तो कोई नहीं दिया था ना, दैट्स ऑल, 16 तो भी करवाना है मुझे, दिस इज वी हैव टू डू टुडे। फिर उसके अलावा मैंने आपको 20 और 21 नंबर दिया था बेटा, तो 20th में हमने देख लिया था हमारे पास बेटा ये होगा 180 और हमारे पास ये करंट एसेट्स हो जाएंगे बेटा 480। याद आ गया पहले तो, ये आपको याद आ गया पहले तो। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ पूरा करते हैं। हमने बेटा कल आपके साथ क्या शुरू करा था, वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा क्या बताओ जल्दी से, वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीबीएफ टंडन कमेटी वाला, बहुत बढ़िया। अब मेरे साथ कुछ चीजें समझने की कोशिश करोगे, अब मेरे साथ कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है बेटा। तो आइए जरा इधर समझेंगे। अब मैं आपको एक काम करवा रहा हूं, दैट इज मैं आपको बेटा पीटीआर बनवा रहा हूं, आई विल बी मेकिंग यू अ पीटीआर नाउ। देखो सबसे पहला पॉइंट हमें पता है, अगर हमें करंट रेशो निकालनी है तो बेटा करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो हमें पता है इट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हमने कहा ओके जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जरा मुद्दा समझना जो आपको समझना है। नाउ टू कैलकुलेट करंट रेशो, टू कैलकुलेट करंट रेशो, अब मेरे सामने करंट रेशो निकालने के लिए दो तरीके का डेटा होगा इन वर्किंग कैपिटल चैप्टर, टू कैलकुलेट करंट रेशो इन वर्किंग कैपिटल चैप्टर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहला डेटा होता है हम अपनी करंट रेशो निकालेंगे अपने बैलेंस शीट के डेटा के बेस पर। हम किसके बेस पर निकाल रहे हैं दोस्तों, अपने बैलेंस शीट के डेटा के बेस पर निकाल रहे हैं, मतलब हम यहां पर बोले हैं वी आर गोइंग टू फाइंड इट थ्रू बैलेंस शीट डेटा। हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है और हमें अपनी करंट रेशो निकालनी है। हमें बेटा एक मिनट रुको, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, रुक जाओ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, रुक जाओ। अब ठीक है जी, एवरीथिंग फाइन। चलो वैसे मैं बता दूं बेटा ये मेरे एंड से कुछ था नहीं, बस तुमने बोला तो मैंने रिफ्रेश कर लिया है ना, कि मेरे एंड से कुछ था नहीं, मन की तसल्ली के लिए तुम्हारे लिए मैंने कहा मैं रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब सुनो जरा। अच्छा भाई मेरा प्रॉब्लम था, चल भाई अब ठीक है, अब ठीक हो गया ना, चल पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। एक तरीका होता है बेटा बैलेंस शीट डेटा। अब मुझे ये बताओ टू कैलकुलेट करंट रेशो इन वर्किंग कैपिटल चैप्टर, आप बेटा जल्दी से सुनो, आप जल्दी से सुनो। बैलेंस शीट जो होती है बेटा वो पास्ट डेटा पर बनती है या फ्यूचर डेटा पर, बोलो जी बोलो।
बैलेंस शीट बेटा पास्ट डेटा पर होती है या फ्यूचर डेटा पर? पास्ट पर। बहुत बढ़िया। चलो, बैलेंस शीट होती है बेटा पास्ट डेटा पर। अब मैं बोल रहा हूं कि फ्यूचर में ना हम लोन लेने वाले हैं, फ्यूचर में हम लोन लेने वाले हैं। यस और नो? भाई टंडन कमेटी नॉर्म्स क्या कहते हैं? आप कितना कितना लोन ले सकते हो, दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस व्हिच यू कैन टेक। तो बेटा बताइए, अब मैं जब अपना करंट रेशो यहां पर निकालूंगा तो सोचिए, करंट रेशो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बट अब हम तो आफ्टर एमपीबीएफ वाला निकालेंगे। टू कैलकुलेट करंट रेशो, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, टू कैलकुलेट करंट रेशो इन वर्किंग कैपिटल चैप्टर आफ्टर एमपीबीएफ, हम एमपीबीएफ के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो बेटा बताइए, एमपीबीएफ का मतलब हो गया इतना मैक्सिमम लोन हमें मिल सकता है, इतना मैक्सिमम लोन हमें मिल सकता है। बेटा जो लोन हमें मिल सकता है वो हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा सबसे पहले। बोलो जी बोलो, जो हमें मैक्सिमम लोन मिल सकता है वो हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट बन गया बेटा सबसे पहले। साथ साथ ये पैसा, अब बताओ, हमारी बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स हैं वो तो पास्ट वाले हैं, बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स है वो पास्ट वाले हैं, बट ये लोन कब मिलेगा? ये लोन तो फ्यूचर में मिलेगा। तो बेटा ये जब मिलेगा तो मेरे करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे, तो मेरे करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। पहले बच्चा ये वाली बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो, एवरीवन क्लियर? पहले तो भाई मैं बैलेंस शीट के बेस पर बना रहा हूं, बैलेंस शीट पास्ट डेटा होता है, मतलब उसमें एमपीबीएफ का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रखा, उसमें एमपीबीएफ एडजस्ट नहीं हो रखा। तो फ्यूचर में जब हम लोन लेंगे तो जितना एमपीबीएफ है वो मेरा लोन बन गया, प्लस इतना ही पैसा बैंक मुझे मेरे बैंक अकाउंट में दे देगा, जिसका इस्तेमाल मैं अलग अलग करंट एसेट्स में करूंगा। क्योंकि आपको बताया था, आपको क्या बताया था बेटा? आपको बताया था जो इन्वेस्टमेंट होता है वो करंट एसेट्स में होता है, याद आया? जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा करंट एसेट्स में होता है, ये वाला पैसा अल्टीमेटली करंट एसेट्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। क्या पहले बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। चलो दूसरा केस लेते हैं बेटा। दूसरा केस जो अभी मैं यहाँ पे, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, अभी मेरे पास आपके सामने क्वेश्चन नहीं है, बट ये पेपर में आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूं। ये रियल लाइफ सिचुएशन है जो मैं बता रहा हूं। अब ये वाली सिचुएशन है, ये होता है बेटा, यहां होता है एग्जाम कहेगा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन बेसिस। हे भगवान, आज क्या हो रहा है बेटा? मेरी तरफ से सब कुछ ओके है, मेरी तरफ से कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रॉम माई साइड देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माई साइड। बेटा आप सब बच्चे एक बार रिफ्रेश कर लो, मैं और क्या कह सकता हूं। आप सब बच्चे है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा सारे बच्चे, मैं क्या बोलूं। अधिकतर के देखिए ना स्टंट बेटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबका ठीक है बेटा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब सबका ठीक है बेटा। चलिए मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लो बेटा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लो बेटा। सुन लो बेटा, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से देख लो बेटा। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास बैलेंस शीट है और वो डेटा गिवन है और उसके बेसिस पर एमपीबीएफ निकालना है, तो पहले तो हम एमपीबीएफ निकाल लेंगे जो भी हमारे पास है। फिर क्वेश्चन अगर हमें बोलता है कि आप करंट रेशो भी निकालो आफ्टर एमपीबीएफ। आफ्टर एमपीबीएफ का मतलब है बाय डिफॉल्ट आप मान के चलोगे कि कंपनी अगर लोन ले लेगी तो क्या होगा, कंपनी अगर लोन ले लेगी देन व्हाट टू डू। तो अगर कंपनी लोन ले लेगी तो उसके बाद क्या होगा? तो मैंने कहा देखो बेटा करंट रेशो, तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ये तो हमारी बैलेंस शीट पर है, बट बैलेंस शीट हमारा पास्ट डेटा होता है, बैलेंस शीट हमारा पास्ट डेटा होता है। तो बैलेंस शीट जो पास्ट डेटा होता है तो बेटा उसके बेस उसमें कोई लोन नहीं जुड़ा हुआ। तो अब हम फ्यूचर में जब लोन लेंगे कितना एमपीबीएफ लेंगे, तो बेटा पहले तो वो मेरी करंट लायबिलिटी में जुड़ जाएगा। फिर ये जो लोन आएगा अल्टीमेटली कंपनी को मिलेगा, कंपनी इस पैसे को बेटा अपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर देगी, या तो ये बैंक के अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ गया तो ये करंट एसेट्स है, या जिस भी फॉर्म में आएगा अल्टीमेटली ये पार्ट तो हमारे करंट एसेट्स का बन जाएगा, इसीलिए ये करंट एसेट्स के साथ जुड़ जाएगा। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब मैं दूसरी साइड चल रहा हूं, बेटा दूसरी साइड है बेटा, एमपीबीएफ होता ही वर्किंग कैपिटल बोले तो शॉर्ट टर्म लोन है बेटा, सारा वर्किंग कैपिटल बेटा होता ही सारा शॉर्ट टर्म लोन है। चलिए अब दूसरी साइड, अब दूसरे टाइप का डेटा आएगा, ये प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल कैसे होता है? मान लो एक कंपनी आई, वो बैंक को कहती है मुझे लोन दे दो। अब बेटा बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा देखो भाई आपकी ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, ये आपकी पिछले साल की बैलेंस शीट है, अब तो लोन आपको कब के लिए दूंगा? आप मुझे बताओ बेटा लोन कब के लिए मिलेगा? लोन तो मिलेगा फ्यूचर के लिए, लोन विल बी गिवन फॉर अ फ्यूचर डेट। अब बैंक कंपनी को बोलता है कि भाई आप ना मुझे ये बताओ, अब आप अपना पहले तो वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन लेकर आओ। अब बताओ मैं बैंक के पास क्या अप्लाई कर रहा हूं? लोन। तो जब हम लोन के लिए ये देते हैं तो हम बैंक से मान के चलते हैं कि बैंक हमें पहले तो लोन दे देगा, बैंक हमें लोन दे देगा, बैंक हमें लोन दे देगा। उस लोन को हम कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उस लोन को हम कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सब वर्किंग कैपिटल बेटा एस्टिमेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर का बनता है, अब यहां पर सुनना बेटा करंट रेशो कैसे निकलेगा? तो यहां पर हम कहते हैं सर इट इज सीए अपॉन सीएल। यहां पर जब हम अपनी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे
क्या हमने करंट लायबिलिटी में कोई लोन जोड़ा? आंसर इज नो। तो अब फ्यूचर में लोन मिलेगा तो वो लोन तो जुड़ जाएगा, फ्यूचर में लोन मिलेगा वो लोन जुड़ जाएगा, क्योंकि जब भी हम एस्टिमेशन बनाते हैं हम सीएल सिर्फ वो वाला दिखाते हैं जो हमें मिला, ये और मिलेगा, बट करंट एसेट्स में ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड होता है, तो यहां पर दोबारा ऐड नहीं होगा। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। अब मैं इसके बेस पर अपना लास्ट क्वेश्चन करता हूं। अगर आपको क्वेश्चन ने बोला कि आप वर्किंग कैपिटल निकालो, बेटा डिफॉल्ट वाला कोई मैटर ही नहीं है दोस्त, यहां पर डिफॉल्ट वाला कोई मैटर ही नहीं है बेटा, या तो ये वाला क्वेश्चन होगा या ये वाला होगा, दोनों में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर बैलेंस शीट वाला डेटा है वो पास्ट पर होता है तो उसमें दोनों में जुड़ेगा, बट अगर फ्यूचर का एस्टिमेशन है तो फ्यूचर के एस्टिमेशन में करंट एसेट्स हम ऑलरेडी ज्यादा निकाल लेते हैं और उसके बाद सीएल और ये होता है। ये बेटा कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारी बैलेंस शीट थी, ये हमारे करंट एसेट्स है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। मान लेते हैं करंट एसेट्स है 100 रुपए के बैलेंस शीट में और ये है 30 रुपए का। अब ये गए लोन के लिए अप्लाई करने, अगर ये लोन के लिए अप्लाई करने गए तो ये लोग क्या करेंगे बेटा, ये लोग कहेंगे, बैंक कहेगा भाई साहब आप मुझे अपना वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन दो। अब ये क्या करेंगे, करंट एसेट्स बनाएंगे और इसमें फ्यूचर नीड्स को भी जोड़ देंगे, फ्यूचर नीड्स को भी जोड़ देंगे कि भाई जो भी मुझे फ्यूचर में चाहिए। ये फ्यूचर नीड्स कैसे जोड़ेंगे, ये जोड़ देते हैं एज्यूमिंग लोन मिल गया, एज्यूमिंग लोन गॉट हो गया, मिल चुका है। मान लो इन्होंने बोला अब अगर हमें लोन मिल जाएगा तो वो पैसा हम अपने करंट एसेट्स में लगाएंगे, वो पैसा हम अपने करंट एसेट्स में लगाएंगे तो मेरे करंट एसेट बेटा 200 के हो जाएंगे। अब क्योंकि मेरा ऑपरेशंस बढ़ गए तो मेरी वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटी बेटा 50 की हो जाएगी, कुछ पैसा मुझे मार्केट से मिल जाएगा, बचा कितना 150, यानी कि ये मेरी कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं अभी देखूं तो 70 रुपए हमने अपने लगा रखी है, 70 रुपए ओन फंड लगा हुआ है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, इसमें तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गए हमारे फ्यूचर के, बट इसमें नॉट इंक्लूड हो गया हमारा, तो यानी कि अब 70 रुपए ओन जो लगे हुए थे, बाकी 80 कौन दे देगा, बैंक दे देगा, तो यही तो आपका लोन हुआ। अब ये जो लोन है वो करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं है, यही बात हम यहां पर कह रहे हैं, करंट लायबिलिटी में जोड़ोगे, करंट एसेट्स में नहीं जोड़ोगे, क्योंकि एस्टिमेशन में बेटा सब कुछ ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये अभी तक आपके पेपर में आया नहीं है, बट यू नेवर नो कब आ जाए पेपर में, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। चलिए अभी तक देख लेते हैं बेटा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन का पार्ट, अभी तक आपके पेपर में आया नहीं है, बट यू नेवर नो कब आ जाए पेपर में, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। चलिए अभी तक देख लेते हैं बेटा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन का पार्ट करूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन का पार्ट करूं तो बेटा मेरे पास सिंपल करंट एसेट्स है 480, करंट लायबिलिटी है बेटा 180, हार्डकोर करंट एसेट्स बेटा कितने थे, वो थे हमारे को क्वेश्चन में बोले थे 30 लाख। तो अब मैं यहां पर सबसे पहले कह देता हूं बेटा नॉर्म 1, तो नॉर्म 1 की बात करें तो पहले एमपीबीएफ इट वुड बी 75% ऑफ 480 माइनस 180, तो आप बता रहे हो बेटा 225, तो करंट रेशो। अब ये बैलेंस शीट के बेस पर हो रहा है, तो 480 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 225, ये आपका करंट रेशो आ जाएगा। फिर हम चलते हैं बेटा नॉर्म 2 पर, नॉर्म 2 में बात करेंगे तो एमपीबीएफ कितना, सर ये हो जाएगा 75% ऑफ 480 माइनस 180, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आती है बेटा 180, आपके पास वैल्यू आती है 180। करंट रेशो की बात करें 480 प्लस 180, 180 प्लस 180, जो आएगा आपका आंसर। फिर हम नॉर्म 3 की बात कर लेते हैं, अगर नॉर्म 3 की बात करेंगे तो हमारे पास एमपीबीएफ हो जाएगा सर 75% ऑफ 480 माइनस 30 और माइनस 180, आप बता रहे हो 157.5, तो करंट रेशो बेटा 480 157.5 180 प्लस 157.5 जो भी आएगा। आई होप पहले ये वाली बात सबको समझ में आ गई, एकदम क्लियर है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा, जो भी आएगा बेटा आंसर आप देख लेना। चलो अब इसके बाद हमने आपके पास बेटा एक लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया था, इसमें भी हमने देख लिया था 160 हमारी करंट लायबिलिटीज है, ये हमारे बेटा करंट एसेट्स है, उसके बाद 262 225 72.5 चेक कर लो बेटा, ये रहा, ठीक है जी, ये भी हमारे पास हो गया। ओके जी, अब आप पहले ये पीपीआर कॉपी कर लो फटाफट से बेटा, ये पीपीआर कॉपी कर लो जल्दी से पहले। पहले बेटा ये कॉपी कर लो, अभी देख लेते हैं, पहले दोस्त जो बोल रहा हूं उसको तो कॉपी कर ले मेरे दोस्त। हो गया बच्चों यहां तक, चलिए अब बताइए 21 में क्या कह रहे हो। 21 में क्या है बेटा, ये लॉन्ग टर्म वाली बोरोइंग है ना मेरे दोस्त, किसने बोला ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है बेटा, ये लॉन्ग टर्म वाली बोरोइंग है, तो आपको तो कल ही बता दिया था मैंने, इसमें दिक्कत क्या आ गई, डाउट क्या आ गया भाई, ये तो कल हमने डिस्कस ही कर लिया था बेटा।
ये तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं ना, इसमें क्या करना है, इसमें क्या बताऊं मैं तुम्हें भाई, तुम्हें लगने से मैं क्या करूं, बता बचा। लो जी आंसर स्लाइड देख लो बेटा। चलो यहां तक का मामला अगर आपने अब कर लिया है तो अब मैं चलता हूं बेटा अगले पॉइंट पर। चलो जी अब हम चलते हैं बेटा इस चैप्टर में, दिक्कत क्या आ गई, मैं क्या बताऊं मैं तुम्हें। चलो यहां तक का मामला अगर इस चैप्टर के अंतिम चरण पर, अब हम चलते हैं बेटा इस चैप्टर के अंतिम चरण पर, अंतिम पार्ट पर। अब अंतिम पार्ट हमारे पास क्या है, आइए जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये क्या होता है सर, मैंने कहा आइए जरा समझ लेते हैं। भाई हमने ये पढ़ा था वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। सर वर्किंग कैपिटल वो पैसा जो मुझे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए चाहिए, जिससे मैं अपने बिजनेस को इफेक्टिवली चला सकूं, जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए। तो बेटा जरा सोचते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं हमारे पास बिजनेस में सबसे पहले कैश लेते हैं, अब कैश से हम सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हम WIP बनाते हैं, फिर WIP को कन्वर्ट कर हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिर फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचते हैं तो वो डेटर्स बनता है, और डेटर्स को रियलाइज करके वापस कैश आ जाता है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, बोलो जी बोलो। अब ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, अगर मैं देखूं मुझे बिजनेस चलाने के लिए यही तो पैसा चाहिए, मुझे बिजनेस चलाने के लिए बेटा यही तो पैसा चाहिए, ये साइकिल है बस इतने। भाई जितने दिन में, अब मैं इसको सिंपल बोलूं, जितने दिन में मेरा कैश घूम कर वापस मेरे पास आ जाता है उतने दिन का पैसा मुझे वर्किंग कैपिटल में चाहिए, सिंपल। अगर मैं बहुत ब्रॉड बेसिस पर बात करूं तो जितने दिन का पैसा मेरे को यहां से यहां तक चाहिए उतने दिन का वर्किंग कैपिटल चाहिए। सोच के देखो बेटा, मेरा इतने दिन पैसा ब्लॉक हुआ तो यही मेरा वर्किंग कैपिटल, तो इसी को हमने बोला नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच, ये वो ड्यूरेशन जिस दौरान द कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, जो हमने पैसा अपने बिजनेस में लगाया, वो पैसा कम्स आउट ऑफ बिजनेस इन वर्किंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। भाई ये जो वर्किंग कैपिटल की ट्रांजैक्शन है, इससे वो सारा पैसा बेटा बाहर आ जाता है। तो अगर हम देखें, ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, ये कौन सा हो गया बेटा, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हो गया। दिस इज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। भाई कोई भी एक जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ये उसके लिए हो गया। तो सर अगर कोई एक ट्रेडर है तो उसके लिए क्या होगा, व्हाट विल हैपन फॉर अ ट्रेडर। तो बेटा अगर मैं बात करूं एक ट्रेडर कैसे काम करता है, ट्रेडर मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, तो बेटा उसके पास कैश होता है, वो कैश से सीधा फिनिश गुड्स लेता है, फिनिश गुड्स से वो डेटर्स बनाता है, और डेटर्स वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में। आई होप पहले बात समझ में आ गई, पहले बेटा ये वाली बात सबको समझ में आ गई कैसे हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल। सर याद है मैंने आपको इस चैप्टर की पहली क्लास में बोला था बेटा ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब कैसे पढ़ चुके हैं आइए जरा समझते हैं। तो देखिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से सारी बात समझाता हूं, सेम बाकी के में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने आपके साथ सीखा था मम्मी से पूछकर कि हम एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकालते हैं बेटा। हमने मम्मी से पूछा था कि मम्मी आटा कितना, तो मम्मी ने बोला था देख बेटा हम पूरे साल में इतना आटा अपने पास कंज्यूम करते हैं, डिवाइडेड बाय 365, 52, 12 एज द केस में बी, और ये हो जाएगा बेटा रॉ मटेरियल स्टॉक का पीरियड। बोलो जी बोलो, यही पढ़ा था बेटा हमने। अब मुझे तो क्या निकालना है, मुझे अब की बार यहां से ये निकालना पड़ जाए कि भाई लगभग अंदाजे से ऑन एन एवरेज हमारे घर पे कितने दिन का आटा होता है। तो हम क्या निकालेंगे बेटा बताइए जरा। तो हम कहेंगे सर आप ले लो एवरेज रॉ मटेरियल का स्टॉक डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डिवाइडेड बाय बेटा 365, 52, 12, सिंपल। अब मैं इस पूरी बात को बेटा दो तरीकों से इंटरप्रेट कर सकता हूं। ये जो मैंने ऊपर लिखा बेटा इसको मैं दो अलग अलग तरीकों से बोल सकता हूं। पहला तरीका, एक तरीका जो है उसको मैं बोल सकता हूं कि भाई अगर मुझे रॉ मटेरियल स्टॉक का पीरियड निकालना है तो क्या मैं बोल दूं इट विल बी एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइड। पूरी बात को बेटा दो तरीकों से इंटरप्रेट कर सकता हूं। ये जो मैंने ऊपर लिखा है बेटा इसको मैं दो अलग अलग तरीकों से बोल सकता हूं। पहला तरीका, एक तरीका जो है उसको मैं बोल सकता हूं कि भाई अगर मुझे रॉ मटेरियल स्टॉक का पीरियड निकालना है तो क्या मैं बोल दूं इट विल बी एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365, 52, 12। क्या पहले बेटा ये वाला तरीका समझ में आ गया? बोलो जी। सिंपल मैथ्स मैंने घुमा दी बेटा थोड़ी सी, या मैं इसको एक सिंपल तरीके से बोलने की कोशिश करूं तो आई वुड से रॉ मटेरियल स्टॉक पीरियड कितना। सर सिंपल है, हम अपने घर पर इतना स्टॉक रखते हैं और एक दिन में इतना कंज्यूम करते हैं, तो बेटा हमें पता चल जाएगा हमारे पास कितने दिन का आटा पड़ा होता है। बोलो जी बोलो, हमें पता चल जाएगा कितने दिन का आटा। अब आपकी किताबों में ये वाला कॉन्सेप्ट दिया होता है, बच्चे को ये तो समझ आता नहीं, वो ये फॉर्मूला रट्टा मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता ये क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड 3 जो भी होता है। तो पहले अब आपको समझ में आ गया बेटा कैसे बना। जैसे मैंने ये रॉ मटेरियल के लिए बनाया, आप WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स सबके लिए निकाल सकते हो। बस ये वैल्यूज बदल जाएंगी, बस और क्या होने वाला है बेटा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? तो अब आपको समझ में आएगा कि हमने जो पहले फर्स्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस था। Why we discussed this topic in so much detail। अब आपको पता चल गया पूरा चैप्टर करके कि भाई वो रिक्वायर्ड था, राइट। चलो अब हम बेटा अंदाजे से एवरेज ही आता है बेटा, यहाँ पर एवरेज ही आता है बेटा शिवानी सबका, ठीक है।
तो अब देखो हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, हमारे को बोलेगा आप ना स्टेटमेंट बना दो ऑपरेटिंग साइकिल की। मैंने कहा ओके जी, हम आपके साथ स्टेटमेंट बना देते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। तो अब सबसे पहले रॉ मटेरियल का पीरियड आ जाएगा आपके पास, फिर आपके पास WIP का पीरियड होगा, फिर आपके पास फिनिश्ड गुड्स का पीरियड हो जाएगा, देन आपके पास बेटा डेटर्स का कलेक्शन पीरियड हो जाएगा, आप पैसे कितने दिन में लेते हो, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। ये सब होने के बाद आप इनका जब टोटल कर दोगे तो इसको हम बोल देंगे बेटा हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ये बन गया हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग। आपके पास इस वाले टॉपिक में प्रीपेड वगैरह आते नहीं है तो मैं वो दिखा दूंगा। माइनस कर दोगे जो पैसा आपको उधार मिल गया, मतलब क्रेडिटर्स पीरियड आप बेटा माइनस कर दोगे, ये आपने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो आपका बन जाएगा बेटा नेट ऑपरेटिंग साइकिल, कि भाई हमें इतने दिन का पैसा अपने बिजनेस में चाहिए, राइट। अब कई बार एग्जामिनर बेटा हमसे क्या पूछ लेता है, बताओ जी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितने लगेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स, कितनी बार आपका पैसा रोटेट होगा। तो बेटा इट विल बी 365 डिवाइडेड बाय जो आपका एक साइकिल का पीरियड है उससे कर लो। या कई बार वो यहां से वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करवा लेगा, तो बेटा हम क्या कहेंगे, देखो भाई ये आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट है। अब यहां पर तो हम सारी कॉस्ट का कंबाइन टुगेदर एवरेज लेंगे बेटा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट है, इसको मैं 365 से डिवाइड कर दूं, एक दिन की मुझे इतने दिन की चाहिए, काम खत्म। या दूसरे शब्दों में बोलूं तो टोटल एनुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। आप बेटा जैसे मर्जी कर लो, दोनों से आंसर बराबर। अब कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें ये वाली चीजें कैलकुलेट करने के लिए बेस क्या लेना है। बेसिस का मतलब कि किस बेसिस पर होगा, तो रॉ मटेरियल पीरियड बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर कैलकुलेट होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। WIP आपका COP के बेस पर, ये आपका COGS पर, ये आपका बेटा क्रेडिट सेल्स पर, और ये आपका रॉ मटेरियल परचेज पर। याद आ गया दोस्तों, बोलो जी बोलो, ये बातें बेटा क्लियर हो जानी चाहिए, जल्दी से बता दो बेटा, बोलो जी। अब मैं फिर से वापस से एक पॉइंट पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा, दैट इज डेटर्स, क्योंकि ये पॉइंट हमें बार बार परेशान करता रहेगा। बेटा डेटर्स को मैंने जैसा कि बोला था दो तरीकों से देखोगे, एक आपका होता है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन, जो आज से पहले हमने पढ़ा, और दूसरा जब आप अपनी नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालोगे। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना, जब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो अगर वर्ड यूज्ड है, वर्ड क्या यूज हो रहा है, डेटर्स। अगर वर्ड यूज हो रहा है बेटा डेटर्स, तो इसका मतलब दिस इज ऑन सेल वैल्यू बेसिस, इसका मतलब बेटा ये सेल वैल्यू बेसिस पर है। बट अगर वर्ड यूज हो रहा है कौन सा बेटा, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं इसके बारे में, चलो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं बेटा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जनरली ये होता है कि वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल बेटा कौन निकालता है, वर्किंग कैपिटल दो लोग निकाल सकते हैं, या तो कंपनी ओन सेल्फ के लिए निकाल रही है, मतलब अपने लिए वो कैलकुलेशन कर रही है, या कोई एक्सटर्नल पार्टी हमारे लिए कैलकुलेशन कर रही है, जैसे बैंक हो गया मान लो, या कोई इन्वेस्टर हो गया जो कैलकुलेशन कर रहा है। अगर हम अपने लिए निकाल रहे हैं तो बताइए, हमें तो अपना सारा कॉस्ट वॉस्ट पता होता है और हमें पता है हमें तो पैसा कॉस्ट पर लगाना है, तो बेटा हम हमेशा क्या यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो यानी कि ये हमेशा टोटल कॉस्ट के बेसिस पर आ जाएगा। बट जब एक्सटर्नल पार्टी कैलकुलेट करती है तो वो हमेशा बेटा कौन सा वर्ड यूज करेगी, वो डेटर्स यूज करेगी, और वो हमेशा किस बेसिस पर निकालेगी, सेल वैल्यू बेसिस पर। क्या पहले बच्चा बात समझ में आ गई? क्योंकि बेटा बाहर वालों को हमारी COP COGS ये सब तो पता नहीं होगा, तो वो तो सेल वैल्यू पर निकालेंगे। अब नेट ऑपरेटिंग साइकिल वाला जो टॉपिक है, जो नेट ऑपरेटिंग साइकिल वाला टॉपिक है बेटा, इसके अंदर भी आपको वर्ड क्या मिलेगा, इसके अंदर वर्ड मिलेगा डेटर्स। अगर वर्ड मिलेगा डेटर्स तो इसका मतलब ये सेल वैल्यू बेसिस होगा। क्या अब पूरा मैटर समझ में आ गया? बोलो जी, एवरीवन क्लियर अप टू दिस स्टेज? पहले तो बेटा चलो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं पहले इसका छोटा सा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP इन्वेंटरी, COGS फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, नंबर ऑफ डेज। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा हम सबसे पहले आपके लिए एक स्टेटमेंट बना देते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो मैं यहां पर आपके लिए बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले वी हैव आवर रॉ मटेरियल का पीरियड। बताओ जी 6 लाख का इस्तेमाल करा, 50,000 का स्टॉक है, तो सिंपल बेटा 50,000 का स्टॉक है डिवाइडेड बाय 6 लाख और एक दिन के लिए तो इनटू 360, दैट्स ऑल। फिर ऐसे ही हम अपने WIP का पीरियड निकालेंगे। आप बता रहे हो ये 30 डेज आ रहा है, ओके सर। अब उसके बाद WIP की बात कर लेते हैं बेटा, तो WIP हमारे पास कितना है, 5 लाख और 30,000, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख और इनटू 360। बताइए जी कितना, 21.60 डेज। फिर हमारे पास हो जाएगा बच्चों फिनिश गुड्स का पीरियड। अब फिनिश गुड्स का क्या रेट है बेटा, 8 लाख और 40,000, तो ये हो जाएगा बच्चों 40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 360, करिए बच्चा 18 डेज। फिर हम इसमें डेटर्स का पीरियड जोड़ देते हैं, एग्जामिनर ने वो खुद ही बता दिया इट इज 45 डेज। तो लो जी मैं इन सब का टोटल कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। बेटा आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। 114.60 माइनस कर दो क्रेडिटर्स का पीरियड, ये आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है 30 डेज का, ये आपने माइनस कर दिया, तो आप मुझे बता दीजिए आपका यहां से नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा।
आप बता रहे बेटा 84.6 डेज का, तो दिस इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 84.60। अब मैं बी पार्ट कर दूं तो बताइए नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बेटा कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 360 बाय 84.60, बताइए बेटा कितना? 4.25। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन, इट्स डन, दैट्स ऑल। यही था क्वेश्चन बेटा आपका, आसान सा, यही टॉपिक है, मेन तो यही है बस बेटा, कॉन्सेप्ट इसमें इतना सही है, बस यही बात है जो पढ़ानी है। अब एक आध क्वेश्चन और करवा दूंगा, बस और क्या करूंगा, एक आध क्वेश्चन और करवा दूंगा ताकि बेटा आपको ये समझ में आ जाए। चलिए फटाफट से पहले बेटा एक बार कॉपी कर लीजिए, आप पहले जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा इसको, शाबाश, जल्दी से, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट जल्दी करिए। फिर एक आसान सा, आज की क्लास बहुत आसान है, आज की क्लास में कोई दम ही नहीं है बेटा, जान ही नहीं है, आज की क्लास लाइक मैं मरी पड़ी हूं, तुम्हें जो करना कर लो, है ना। जल्दी करो बेटा फटाफट से, कॉपी शॉपी पास करो, इसमें भी टाइम मत लगा देना, पता चले बीच में यार सर कर रहे हैं, कर लेंगे बेटा, इन्वेंटरी भी करेंगे आमिर बच्चे, वो भी करेंगे, क्यों घबरा रहा है? करिए बेटा नेक्स्ट। अबे तुमने तो कर लिया, ये बबलू गैंग वालों का क्या करूं, देखना अभी भी आ जाएंगे एक दो, देखो मैंने कहा ही था। बेटा जो स्क्रीन पर है पहले वो कॉपी कर लो, बबलू बबलू करने से कुछ ना होने वाला बच्चा। अबे कोई लीडर नहीं है, तेरे को बना दे नलायक, तेरा कौन लीडर है, तेरे को बना दे लीडर है। हाँ भाई दीपक, अबे कहां से टाइम हो गया, अभी 3:15 भी नहीं बजे हैं और इसका टाइम हो गया बेटा, टाइम तो क्या बोलूं मैं, नलायक टाइम थोड़ी होता बेटा कुछ। हो भाई, अरे मेरे बबलू वालों, करो बेटा जल्दी करो, जल्दी करो। अभी वो पंजाब का कुछ फाइनल ही नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा सेशन अभी तो कुछ भी नहीं है, होगा तो बताओ। अब बेटा कुछ भी नहीं है प्लान, तो अगर तो अपन डिस्कस करेंगे, बट कुछ भी ऐसा नहीं है। हो गया बेटा कॉपी, चलिए नेक्स्ट प्लीज, जल्दी 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 बेटा नेक्स्ट। बेटा यही तो हमारा स्टाइल है। बोलते हैं सर आप छुट्टी मत लेना, आप छुट्टी मत लेना, मतलब देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ डेडिकेशन। आप बच्चों का डेडिकेशन दिखता है बेटा यहां से, हमारे जलवे अलग है। मतलब कई बार बच्चे मुझे बोलते थे सर इतना डेडिकेशन तो हम में भी नहीं है जितना आप ले आते हो।
है ना, इतना डेडिकेशन तो हमें पढ़ने का नहीं है जितना आप में पढ़ाने का ज्यादा डेडिकेशन लगता है हमें। कोई बात नहीं बेटा, संस्कृति देख, मैं ना एक बात बताता हूँ, सब बच्चों कॉपी करते रहो तुम सारे। मैं एक बात बताता हूँ बेटा, सबसे सबसे अच्छी बात बताता हूँ। देखो मेरे सामने ना दो रास्ते होते हैं, मेरे सामने ना दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, मैं अभी एक्स्ट्रा क्लास ना लूं और मेरे कोर्स को डिले हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कोर्स में कितना टाइम लगना है, तो मेरा कोर्स डिले हो जाए, ये एक रास्ता। इस केस में क्या होगा, मुझे लास्ट में गालियां पड़ेंगी, सर आपने लेट करवा दिया, आपने मेरा अटेम्प्ट रुकवा दिया, मैं 2 ग्रुप कैसे दूंगी, कैसे दूंगा, एंड सो ऑन। दूसरा रास्ता, मैं बीच बीच में आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेता रहूं ताकि हम अपना कोर्स टाइम पर कंप्लीट करें, ताकि हम अपना कोर्स टाइम पर कंप्लीट करें। अभी थोड़ी सी गालियां मिल जाती है, मैं खुश हो जाता हूं, बाद में जाके जो दुआएं मिलती है ना वो कॉम्पनसेट कर देती है बेटा सारी। बाद में जाके जो बच्चों की दुआएं मिल जाती है ना वो सब कॉम्पनसेट हो जाता है, कि जब बच्चा खुश होकर कहता है सर मजा आ गया, और ये बहुत बढ़िया होती है ना। मेरे पास ना इस टाइम पर ना कॉस्टिंग वाले बच्चों के फीडबैक आ रही है। मतलब अब क्या हो रहा है, कॉस्टिंग वाले बच्चे ना रिवीजन कर रहे हैं। अब जैसे आर टेस्ट के लिए कई बहुत बच्चों ने रिवीजन करा, तो कल एक बच्चे का मैसेज आया, कहते सर पहले जब आप पढ़ाते थे ना तो हम मन से ना कई बार मतलब बोल देते थे कि यार मतलब क्या ये क्या पढ़ाए जा रहे हैं, पागल हो गए इतना पढ़ा रहे हैं सर। बट जब कल हमने रिवीजन करा और मैंने स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन देखे, ये देखे वो देखे, तो सर नहीं मानना, हमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा था, अपने आप सारे सॉल्व हो गया। मैंने कहा ये तो तुझसे से है, चलो हटाओ, मतलब वो लेवल ही अलग लेवल चल रहा था। तो मैंने कहा भाई मतलब होता यही, तो यही फायदा होता है बेटा सारी चीजों का। ये अभी नहीं पता चलता, बाद में तब पता चलता कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े, इतनी डिटेलिंग में पढ़ा, एक एक बात उसका क्या फायदा मिला। मतलब बेटा हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ना दिमाग में छप चुके होते हैं। आपसे कभी भी कोई भी पूछ लेता है ना, फटाफट से बता देते हो उसे, आप फटाफट से उसे बता देते हो, ले यार ये कॉन्सेप्ट चलना, निकल यहाँ से। बेटा मेरे लिए दोनों ही प्यारे बच्चे हैं। अब ये तो तू पूछ रही है मम्मी, ये ना तनु बेटा तू ऐसी बात करिए, मम्मी से पूछो दो में से कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है, तो ऐसे थोड़ी होता है बेटा, है ना। ये तो क्वेश्चन ही गलत है, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, आई एम आउट, नॉट माय एक्सपर्टीज। चलिए बेटा कॉपी हो गया यहाँ तक प्लीज। हेलो 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 हेलो, करिए बेटा ये भी जल्दी से। बेटा जल्दी कर लो प्लीज। बेटा मैंने आपको बताया था हिमांशी, वर्किंग कैपिटल कंपनी अगर निकालती है तो अपने लिए निकालेगी, तो वो तो देखेगी कि हमारा कितना पैसा लगना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। बाहर वाला कोई निकालेगा तो वो डेटर्स देखेगा, डेटर बोले तो सेल्स पर देखेगा, और नेट ऑपरेटिंग साइकिल में हम डेटर्स ही लेते हैं। चलो डन हो गया बेटा सब बच्चों का, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा कॉपी, ये अपने आप कर लोगे या करना है कॉपी? डू यू वांट टू ट्राई इट लेटर ऑन, या कॉपी करना है? कर लो 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 बेटा, कॉपी कर लो। हाँ हाँ स्क्रीन पे तो कर ही लेते हैं, बिल्कुल बेटा लोकेश। क्वेश्चन नंबर बेटा 16, क्वेश्चन नंबर बेटा 16। लल्लू लाल तेरी वजह से बस मैं यहां पर आ गया कि लोकेश को पढ़ाना है मुझे। चलिए बेटा मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो अपने आप में कर लेना, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है। अब मैं चल रहा हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बेटा जल्दी से अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। लीजिए लो जी, क्वेश्चन नंबर बेटा 17 पर चलते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फोरकास्टेड बाय कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग कितना? बैलेंस एज ऑन 31 मार्च और 2021, बेटा 2 साल का डेटा दे दिया, रॉ मटेरियल बता दिया, बबलू फिनिश गुड्स रिसीवेबल्स पेबल्स, परचेज सीओपी सीओडीएस ऑपरेटिंग कॉस्ट और क्रेडिट। यू मे टेक 1 ईयर इक्वल टू 365 रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल। बेटा सबसे पहले आपको नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, तो इसके लिए पहले आपको सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। मतलब आपको रॉ मटेरियल पीरियड निकालना पड़ेगा, फिर आपको बेटा क्या निकालना पड़ेगा, फिनिश गुड्स का डब्ल्यूआईपी का एंड सो ऑन। अगर मैं सबसे पहले रॉ मटेरियल पीरियड की बात करूं तो एवरेज स्टॉक लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा एवरेज होता है। अब हमारे पास 2 साल का डेटा गिवन है, तो वी कैन फाइंड एवरेज, तो ये हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 बेटा, यानी कि 45 प्लस 65 बाय 2, आप बच्चे बता रहे हो 55। अब आपको अगर याद हो तो रॉ मटेरियल बेटा कंज्यूम्ड के बेस पर निकलता है। हमें तो क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है, तो बेटा हमें गिवन है परचेजेस, बट मुझे चाहिए कंज्यूम्ड, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल दूं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, 45 प्लस बेटा परचेज है हमारे पास 400 का, तो
तो ये हो गया प्लस 400 माइनस 65, तो बेटा ये हो जाएगा 380 का। तो बताइए मेरा रॉ मटेरियल पीरियड बेटा कितना हो जाएगा? सिंपल, एवरेज रॉ मटेरियल का स्टॉक डिवाइडेड बाय आई एम कंज्यूम्ड इनटू 365। करिए बेटा हमारे पास कितना वैल्यू आ जाता है ये? तो ये हो जाएगा बेटा 55 380 इनटू 365। तो आप बता रहे हो 52.8, या राउंड ऑफ करके बेटा 53 डेज कर लेते हैं, राउंड ऑफ भी कर लेते हैं। इसके बाद WIP की बारी, तो एवरेज WIP का स्टॉक ले लेते हैं पहले। तो ये भी हो जाएगा बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। WIP की बात करें तो 35 और 51, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 51 बाय 2। तो आप बता रहे हो 43। तो अगर मैं WIP पीरियड की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज WIP डिवाइडेड बाय COP इनटू 365। तो ये हो जाएगा 43 इनटू 365 डिवाइडेड बाय बेटा COP आपको दे दिया 450। तो बता दीजिए बेटा कितना आता है ये? 34.87 और 35 डेज हो गया बेटा ये वाला। आई होप पहले यहां तक की बात सारी समझ में आ गई। फिर अगला एलिमेंट फिनिश गुड्स का, तो एवरेज फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना? तो अगेन इट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो बेटा फिनिश गुड्स हमारे पास कितने बेटा? 70 और 60। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस 20 बाय 2, दिस बिकम 65। तो फिनिश गुड्स का पीरियड ये होता है बेटा COGS के बेस पर, एवरेज फिनिश गुड्स COGS 365, यानी कि 65 इनटू 365 डिवाइडेड बाय बेटा यहां पर है 525। तो आप बच्चे यहां पर बता रहे हो 45.19, या अपन राउंड ऑफ करके बेटा 45 डेज बोल देते हैं। फिर उसके बाद हमारे किसकी बारी बेटा? डेटर्स की। डेटर्स ये पहले आ जाएगा एज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो डेटर्स हमारे पास कितनी है भाई? ये है 112 135 डिवाइडेड बाय 2। बताइए बेटा कितना? ये आप बता रहे हो 123.5, ये आगे बेटा 1.5। बताइए बेटा डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड ये हो जाएगा एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास जाएगा क्रेडिट सेल्स, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय बेटा क्रेडिट सेल्स। क्योंकि अब ये वर्ड डेटर्स है तो हम तो सारा सेल्स पर लेंगे। 123.5 डिवाइडेड बाय बेटा सेल्स है 585 की, तो आपके पास आ जाएगा 585 इनटू 365। बताइए जी 77 डेज। चलिए लास्ट एलिमेंट बेटा हमारे पास, बेटा जिन बच्चों का लैग आ रहा है वो रिफ्रेश कर लो, मेरी तरफ से लैग नहीं है। आपके एंड पर इशू होगा या अनअकैडमी के एंड से कुछ इशू आ रहा है, आप बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से। एवरेज क्रेडिटर्स बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, और कोई तरह टेक्निकल मैटर नहीं है जो समझना है। तो बेटा 71 और 68, तो ये हो जाएगा 68 71 बाय 2 69.5। तो बेटा बताइए क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड ये हमारे पास किसके बेस पर? एवरेज क्रेडिटर्स। वो देखो हिमांशी कह रही है ना मुश्किल क्वेश्चन है सर, और आप हमें कह रहे हो कि ये आसान है, कैसी बातें कर रहे हो सर आप? 69.5 परचेजेस था बेटा कितना? 400 का, और इनटू 365 करिए बेटा 63.42 या फिर 63 डेज। चलिए अब आंसर करते हैं। ए पार्ट में पूछा था नेट ऑपरेटिंग साइकिल बताओ, तो बेटा बताइए हमारी नेट ऑपरेटिंग साइकिल बेटा कितनी हो जाएगी? सर हमारे पास है 53 35 45, तो ये हो जाएगा बेटा 53 35 45 77 माइनस 63। करो बेटा कितना आता है ये? और भाई कैलकुलेशन तो बता दो, 147 डेज आ गया। चलो बी पार्ट में क्या बोला? बी पार्ट में कहता है सर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बताओ, तो बेटा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मेरे पास कितना हो जाएगा? सर 365 बाय 147 2.48 साइकिल। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। सी पार्ट पर आ जाओ। सी पार्ट में अब ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है, इसी के लिए मेन क्वेश्चन करवाया। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो अब हमें टोटल कॉस्ट बता दी बेटा 325, हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बता दी 325, तो हम तो इसके बेस पर ही ले लेंगे। तो अपन कहेंगे अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, टोटल कॉस्ट 365 जितने का ऑपरेटिंग साइकिल, तो बेटा ये हमारे पास है 325 लाख, ये 365 मुझे चाहिए 147 डेज का। बताइए बेटा 130.89 लाख। लो जी खत्म हो गया बेटा। कैसा लग रहा है आपको? इजी पीजी एकदम बेटा, इजी पीजी टॉपिक। अब आपको समझ में आ चुका है तो कोई ज्यादा मैटर ही नहीं है बेटा। अब आपको बेटा समझ में आ चुका है बेटा एकदम से। तो आप ये क्वेश्चन बेटा अपने आप कर लेना, वैसे तो मैंने आपको करवाई दिया है, आप ये अपने आप कर लेना। मेन इसमें ये था कि अगर 2 है तो एवरेज लेके करना है, बस ये पॉइंट था। ठीक है, तो आप ये अपने आप कर सकते हो। सर 18th आपका होमवर्क है, 19th आपका होमवर्क है, तो ये 2 क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क है, 2021 कर चुके हैं। कैसा लग रहा है? जीवन एकदम अच्छा लग रहा होगा। अब जीवन एकदम अच्छा लग रहा होगा, तो चलिए आपको और अच्छा महसूस करवाते हैं। आज हम आपको और अच्छा महसूस करवाते हैं, मतलब अब आपको भीतर और अच्छा। अब मुझे एक सिंपल सा टॉपिक करवाना है, आइए जल्दी से उसको खत्म करते हैं। आधे घंटा लगेगा, आधे घंटे में बेटा हमारा समाप्त हो जाएगा, आधे घंटे में टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बेटा जल्दी से फटाफट हम ये वाला काम आपके साथ शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा हमें आज आपके साथ पढ़ना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक बेटा? लो जी बच्चों का खेल। अगर आपको याद हो इस टॉपिक में हमने आपके साथ लॉजिकली पढ़ा था कि हमें क्या करना होता है। सर हमें करना होता है मिनिमाइज हमारी मटेरियल कॉस्ट को। हमें बेटा अपनी मटेरियल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आता है? तो मटेरियल कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते थे। सबसे पहला एलिमेंट होता था बेटा परचेज कॉस्ट, बोले तो बेटा हमारा पीसी, फिर हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोले तो हमारा बेटा ओसी, और हमारे पास होता था बेटा कैरिंग कॉस्ट। याद है? अरे याद है, हाँ इसको प्यार से इज्जत मांगता है, इसको क्या बोलते हैं? सी। इसको बेटा थोड़ा प्यार से इज्जत मांगता है, इज्जत नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? चलो ये हमने बेटा आपके साथ पढ़ा था। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि परचेज कॉस्ट क्या होता है बेटा?
आपको मैंने बताया था परचेज कॉस्ट क्या होता है। परचेज कॉस्ट होता है, मैं यहाँ पर तो बिल्कुल शॉर्ट में लिखवाऊंगा। अगर जिन बच्चों को बेटा इस टॉपिक के लॉजिक समझ नहीं है, मैं सब बच्चों को बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लो। जिनको इसके लॉजिक समझ नहीं है बेटा, वो मेरी मटेरियल कॉस्ट की पहली क्लास देख लेना। 2 घंटे लगाकर हमने सिर्फ ये समझा था कि ईओक्यू क्या होता है। 2 घंटे लगाकर हमने सिर्फ ये समझा था कि ईओक्यू क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ यही पता है ईओक्यू तो एक फॉर्मूला है √2AO/C, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का फंडा क्या है, ये बना कैसे, इसके इंटरप्रिटेशंस क्या है, वो सब हमने बेटा वहां पर अपनी क्लास में करेंगे। तो आपको मैंने 2-3 घंटे लगाकर वो समझाया था, तो वो बेटा आप देख लेना जैसे भी है, जिनको देखना है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। ये होता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, कि भाई हमने जो गुड्स परचेज करे बेटा उसकी वैल्यू। तो ये कैसे निकलता था सर, सिंपल, जितने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट, राइट। एक यूनिट खरीदने की कॉस्ट और जितना खरीदा। फिर हमारे पास दूसरा होता था बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता था, सिंपल, ये होता था कॉस्ट इनकर्ड, वो खर्चा जो हमने इनकर करा टू गेट द गुड्स टू द फैक्ट्री फ्रॉम द सप्लायर। भाई सप्लायर से फैक्ट्री तक आने के लिए तो हमने पढ़ा था, अगर हमें ओसी निकालना है तो सिंपल, जितने ऑर्डर हैं मल्टीप्लाई बेटा कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। सर नंबर ऑफ ऑर्डर याद है, पार्टी का ऑर्डर हमने करा था, तो भाई जितनी रिक्वायरमेंट है दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय आपका ऑर्डर साइज। बेटा यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूले लिख रहा हूं, क्योंकि हमने ये सारे बहुत डिटेल में कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है। तो आई एम हियर जस्ट राइटिंग अप द फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स। आपको ये वाला करना है तो बेटा मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको पिन मैसेजेस में कॉस्टिंग का लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, उस पर ट्रैकर बना हुआ है, ट्रैकर में से मटेरियल टॉपिक का पहला लेक्चर देख लेना, आपको ये सारे के सारे लॉजिक समझ में आ जाएंगे बेटा हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था बेटा हमारा कैरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। थर्ड वाज हमारा कैरिंग कॉस्ट बेटा, यानी कि हमारी सीसी मैडम। तो बताइए ये क्या था सर, ये था कॉस्ट टू कैरी और होल्ड गुड्स इन स्टोर्स। ठीक है जी, अब ये बेटा हो जाएगा हमारे पास। तो अगर आपको याद हो क्या निकलता था सर, एवरेज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। एवरेज क्यों लेते थे, क्या लॉजिक था, एवरेज ही क्यों लेते हैं, टोटल क्यों नहीं लेते, क्लोजिंग क्यों नहीं लेते, ये सब हमने अपने घर पे आटे वाले एग्जांपल से सीखा था। हमने सीखा था कि हमारी मम्मी घर पे आटा कैसे स्टोर करती है, और एवरेज क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैसे निकलेगा बेटा, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, राइट सर, ये भी हमारे पास हो गया। फिर हमने पढ़ा था अल्टीमेटली बेटा ये सब मिनिमाइज कैसे होगा। तो बेटा हमने मिनिमाइज करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्यूटी बेटा हमारा, यानी कि EOQ, ये हो जाएगा 2 into A into O upon C। अगर हम इस टॉपिक की बात करें वेयर A is equal to, याद करिए बच्चों, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। दोस्तों ये बेटा मटेरियल का था, O was कॉस्ट पर ऑर्डर एंड C was कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इंपॉर्टेंट बात बताई थी, टाइम पीरियड इन दोनों का बेटा क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड इन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आप ए को एनुअल ले रहे हो तो सी भी एनुअल होना चाहिए, अगर आप उसे मंथली लोगे तो मंथली होना चाहिए। चलिए अब आप जल्दी से बेटा एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, वरना बाद में कहोगे कॉन्सेप्ट नहीं लिखवाया था, सीधा क्वेश्चन करवा दिया, हमें नहीं पता क्या पढ़ा दिया। तो 2 मिनट बेटा श्रद्धा के सुमन इसको अर्पित कर देते बेटा, इंग्लिश लिख के थोड़ी सी जल्दी जल्दी कॉपी करिएगा फटाफट से। किसके लिए कितने पेज छोड़ दे बेटा, सिमरन पिछले वाले होमवर्क के लिए 3 पेज छोड़ दे बेटा, उसमें क्या छोड़ना है बेटा, अंदाजे से 3 पेज छोड़ दो, और क्या इससे ज्यादा क्या छोड़ोगे, कर दो फटाफट से। क्लास दिख रही है तो क्लास है, आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैंने सुबह जल्दी कर दी, 11:30 बजे कर दी। हाँ इसमें क्या हुआ, करिए बेटा क्वेश्चन। क्लास है बेटा संडे को, बीच में छोड़ देंगे बट संडे करेंगे, मतलब बच्चे मुझसे इस बात से ज्यादा दुखी है कि सर आप इतना डेडिकेटेड क्यों हो हमें पढ़ाने के लिए, हम नहीं पढ़ना चाहते बट आप डेडिकेटेड हो पढ़ाने के लिए, हद हो गई। मतलब आप अपना संडे खराब करके भी हमें पढ़ा रहे हो, आप अपना संडे भी खराब करके पढ़ा रहे हो, बट हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते, आप बड़े डेडिकेटेड बन रहे हो, है ना, आप ही ज्यादा घड़ी डेडिकेटेड बनने लग रहे सही। बिल्कुल हिमांशु बेटा, मेरे को तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता, जल्दी करो कॉपी यहां पर। छोड़ने वाले ये पागल है, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, इतने डेडिकेटेड हमने आज तक देखा किसी को, हमने ना देखा इतना डेडिकेटेड आज तक। ये 2 मिनट ना छोड़ने वाले, तो 15 मिनट बाकी है, आपको क्या भ्रम हो गया, ये क्लास छोड़ देंगे आज। पहले दोस्तों हम ना पढ़ाई कर रहे हैं, सो नाउ वी आर स्टडीइंग दिस इन्वेंटरी मैनेजमेंट। उसके बाद हम बाकी की गहन चर्चा विचार विमर्श बेटा बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम आपके साथ बेटा पढ़ाई कर रहे हैं, पहले हम आपके साथ बेटा आज की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो लास्ट में क्लास के अंत में हम ये विचार विमर्श कर लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा लीजिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट छोटा सा चैप्टर है, यूनिट 3 है बेटा आपका। तो अगर हम इसको देखें तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन,
कंपनीज रिक्वायरमेंट फॉर 10 days इज इतना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज इतना, एंड दी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इतना, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईओक्यू। तो बेटा बताइए ए हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 6300, ओ हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा 10 रुपए, बोलो जी बोलो, और कैरिंग कॉस्ट है हमारे पास 0.26। अब इसमें करना ही क्या है, तो 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, अगर ये भी तुम करोगे तो बेटा मतलब ना कर पाओ ना तो बस क्या बोलूं मैं फिर आगे, शब्द नहीं है मेरे पास, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। लो जी क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया, कैसा लग रहा है आपको? वो देखो अभी तो कुछ बच्चे कहेंगे रुको कॉपी करने दो, वेट वेट वेट। बेटा ये 10 दिन का दिया है, इसके आगे नहीं बताया कितने दिन का, तो हम ये मान लेंगे ये भी 10 दिन का है, तो ये भी 10 दिन का, ये भी 10 दिन का, दोनों का टाइम पीरियड सेम, इसीलिए यहां पर आया। अब समझ में आया? मुझे पता था बेटा इसमें भी दिक्कत करोगे तो। चलिए आई होप यहां तक सबने डन कर लिया बेटा। हाँ वेट वालों, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। एसके लिमिटेड यूजेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन इट्स प्रोसेस, एनुअल कंजम्पशन इज 60,000 टन्स ओवर अ 50-week ईयर, it costs 100 to initiate and process an order and delivery follows 2 weeks later, storage cost 10 per ton per annum, current practice is ordered twice a year when the stock fall to itna, identify an appropriate policy and contrast it with the cost of current policy। पहले बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला आप बताओ एप्रोप्रिएट पॉलिसी कितना, और फिर इसे कंपेयर करो करंट पॉलिसी के साथ। तो बेटा अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले हमारा करंट ऑर्डर साइज कितना, तो अभी जो हमारी कंपनी है बेटा साल में 2 बार ऑर्डर कर रही है, तो इसका मतलब वी आर ऑर्डरिंग बेटा 30,000 टन्स। हमें बताया जो पूरे साल की रिक्वायरमेंट है वो 60,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा हमारा 100 रुपए है, और कैरिंग कॉस्ट इज 10 पैसा। ठीक है बेटा, देखो जो बच्चे भी हवा में उड़ रहे हैं ना कि अबे ये तो वो ईओक्यू नॉन ईओक्यू फलाना दिन का बेटा ये जो भी है, तो बेटा वो बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी मटेरियल चैप्टर का मेन क्वेश्चन देखे ही नहीं है, तो इस वजह से उनको ये बच्चों वाले क्वेश्चन जो हमने पहली क्लास में निपटा दिए थे उसमें पढ़ के खुश हो रहे हैं, ये तो हमने करा हुआ है। हाँ तो करा हुआ है, किसने मना करा? ये सारे क्वेश्चन तुमने करे हुए, मैंने पहले बोला था 15 मिनट में मेरे पास कोई जादू की डंडी थोड़ी है, यूं करूंगा छू सारा टॉपिक हो जाएगा। बेटा आपके एफएम में है ये आसान, तो मैं क्या करूं? इसलिए तो मैंने कहा था ये टॉपिक तो नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, पढ़ा तो भी चलेगा, बट जब आप कॉस्टिंग के मटेरियल चैप्टर के क्वेश्चन देखोगे तो बेटा जो फिर आगे क्या होगा वो भगवान ही मालिक है। चलिए तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ईओक्यू निकाल लेते हैं बेटा। ईओक्यू हमारे पास हो जाएगा 2 × 60,000 × 100 डिवाइडेड बाय 0.10। बताइए बेटा कितना आता है? हाँ जी कैलकुलेशन प्लीज, 10,954 आता है, तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहले। बताइए जी नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बेटा? नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 10954। कहिए बेटा कितना आता है? 5 पॉइंट। मैंने आपको बताया था भाई साहब 6 ऑर्डर्स लोगे आप, यू हैव टू टेक द 6। तो बेटा बताइए कॉस्ट एट ईओक्यू वाला लेवल, ईओक्यू वाले लेवल पर वी विल हैव, बेटा डिस्काउंट की बात ही नहीं है तो इट इज ओनली जस्ट ओसीसीसी। तो बेटा ओसी की अगर हम बात करें तो 6 ऑर्डर 100 रुपए का, 10,954 ये एवरेज क्वांटिटी 10 पैसे की। बताइए जी टोटल कॉस्ट प्लीज यहां पर जल्दी से बेटा जल्दी से 1147.70। अब हम यहां पर निकाल लेते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ करंट पॉलिसी। तो अगर करंट पॉलिसी की कॉस्ट निकालेंगे तो दैट इज आल्सो ओसी प्लस सीसी। 2 बार ऑर्डर करते हैं 100 रुपए, 30,000 का स्टॉक है, डिवाइडेड बाय 2 × 0.1, तो बेटा ये आ जाएगा 1,700 रुपए। तो अब बताइए सेविंग ड्यू टू ईओक्यू कितना हो जाएगा बच्चों? तो सेविंग ड्यू टू ईओक्यू 1700 माइनस 1147.70, 552 रुपए 30 पैसे। आई होप पहले बेटा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एकदम सिंपल से बेटा, कोई मुश्किल है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बाद में अपने आप कर लेना बेटा, इसमें कुछ कॉपी करवाने वाला मैटर है नहीं, आप अपने आप ही कर सकते हो। एसके कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बच्चे बता रहे हो 4000। बी पार्ट ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी 0.05 हो गया, तो अब की कॉस्ट निकालेंगे तो दैट इज आल्सो ओसी प्लस। तो अब बताइए 552 का क्वेश्चन बाद में अपने आप कर लेना बेटा, इसमें कुछ कॉपी करवाने वाला मैटर है नहीं, आप अपने आप ही कर सकते हो। एसके कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एयर फिल्टर टू रिटेल स्टोर buys its filter from several manufacturer, ordered in lot size of 1000 and each order cost कितना? डिमांड इज 20,000 पर मंथ, कैरिंग कॉस्ट 10 पैसे पर मंथ। तो बेटा बताइए ए कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा, आपको करना है तो 20,000 ले लो या 2,40,000 जैसा मर्जी कर लो। ओ आपके पास 40 रुपए, कैरिंग कॉस्ट बेटा 10 × 12, तो ये हो जाएगा 1.20। तो अब आप बताइए कंप्यूट ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। तो ए पार्ट का अगर आंसर करें तो बेटा ईओक्यू 2 × 2 40 × 40 1 20, आप बच्चे बता रहे हो 4,000। बी पार्ट ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी 0.05 हो गया, तो अब की बार बेटा ईओक्यू क्या हो जाएगा? 2 × 2 40 × 40, ये हो गया 0.05 × 12। कर लो बेटा कितना आता है ये? हाँ जी ले, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, शाबाश, मुझे ही करना पड़ेगा लग रहा है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे आंसर 5657। सी पार्ट में क्या बोला है? ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा 10 रुपए हो गई, तो लो जी अब की बार ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा 10 रुपए हो गई, तो 240 × 10 1 20। कर लो बेटा कितना आता है? भाई डिनोमिनेटर तो 1 20 ही रहेगा ना, अब कैरिंग कॉस्ट तो सेम रखेंगे, सिर्फ उसी को बदलना है, 2000। लो जी काम खत्म बेटा। आइए जी अगला क्वेश्चन बेटा, आइए अगला क्वेश्चन। कंपनी रिक्वायर्स इतने यूनिट्स 2000 तो 10 1 20। कर लो बेटा कितना? इतने यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ इतना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 250, कैरिंग कॉस्ट 4.5%, नॉर्मल लीड टाइम 25 डेज, सेफ्टी स्टॉक नील। बेटा देख लो ये क्वेश्चन आपका मई 2022 में आया था 5 नंबर का।
अब आपको हैरानी हो रही होगी, बट ये एफएम के पेपर में 5 नंबर का मई 2022 में आया था बेटा, एफएम में आया था, एफएम में आया था, एफएम में आया था। अब एफएम की क्लास ले रहा हूं तो एफएम की बातें करूंगा, ये भी अलग खिलाड़ी है, कह रहा है अकॉस्टिंग में आया था। अबे लल्लू लाल बेटा देख लो, हाँ जी कंपलसरी क्वेश्चन था, 360 डेज इन अ ईयर है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट करूंगा तो बताइए बेटा, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपको बताया ए 36,000, ओ बताया बेटा 100 रुपए। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया ए 36,000, ओ हो गया बेटा 100 रुपए। कैरिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 4.5%। वो लगेगी बेटा 100 रुपए पर, वो लगेगी हमारे 100 रुपए पर। तो 4.5% 100 रुपए पर, ये 250 है। तो बेटा ये 4 रुपए 50 पैसे ही हो गया। नॉर्मल लीड टाइम वगैरह दे रखा है, कहता है रीऑर्डर इन्वेंटरी लेवल बताओ। यानी कि बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? सबसे पहले वाले पार्ट में आरओएल पूछ रहा है। तो आपसे सबसे पहले वाले पार्ट में बोलता है आरओएल कैसे निकलता है? सर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। याद है आपको? डेली पार्टी और सबसे ज्यादा डिले। घर पे डेली पार्टी हो रही है और सबसे ज्यादा डिले। तो हमारे पास दिन तो 25 है। अब मैंने आपको बताया था आपको डेज में दे रखा है, तो ये भी आपको कंजम्पशन बेटा डेज में लेनी पड़ेगी। 36,000 पूरे किए, आप बेटा 360 डेज मान लो, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो आपके पास 2500 यूनिट्स आ गया। बी पार्ट में बोला आप अपना ईओक्यू निकाल दो। तो अगर मैं ईओक्यू की बात करूं तो 2 इंटू 36,000 इंटू 250 डिवाइडेड बाई बेटा 4.5, ये आप कितना बेटा 2,000 आ रहा है। ओके। सी पार्ट में बोलता है 9,000 पर 1% डिस्काउंट है, बताओ करें या ना करें। तो मैंने कहा भाई साहब कैलकुलेशन बना लो। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑफर। ऑफर 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 आ गया आ गया आ गया। तो आइए जरा ऑफर को इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो एक बार ऑर्डर साइज हमारे पास हमारा ईओक्यू वाला, एक बार जो सप्लायर ऑफर दे रहे हैं 9,000 वाला। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा पीसी ओसी सीसी। पूरे साल में चाहिए 36,000, एक यूनिट आता है 100 रुपए का। पूरे साल में चाहिए 36,000, 100 रुपए का यूनिट, बस 1% डिस्काउंट है। तो कर लीजिए बेटा 36,000 इंटू 100, यानी कि 36 लाख रुपए हो गए। और यहाँ पर करेंगे तो बेटा 35,64,000 रुपए। ओसी पूरे साल में बेटा 36,000 डिवाइडेड बाय 2,000, एक बार की कॉस्ट है 250। पूरे साल में 36,000, एक बार में 9,000 इंटू 250, तो ये तो 1,000 आ जाएगा। ये वाला बताओ बेटा 4,500 केयरिंग कॉस्ट ऑन एन एवरेज इतने गोडाउन में 4.5% ऑफ 100 रुपए। तो भाई ये हो जाएगा 4,500। ईओक्यू पर दोनों बराबर भी आते हैं, हमें पता है। तो 36,09,000 इसका आंसर। इधर आ जाओ, ऑन एन एवरेज गोडाउन में 4.5% ऑफ 99, नई वाली कॉस्ट का लेंगे तो 4.5 तो ये आता है बेटा 20,048 कर लो राउंड ऑफ। 20,048 प्लस 1,000 प्लस 35,64,000, तो बेटा ये आता है 35,85,048। तो देयरफॉर रिकमेंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। बेटा आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे, रिकमेंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। ये आपके पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था अभी अभी मई वाले पेपर में। आई होप पहले आपको ये समझ में आ गया बेटा, चैप्टर खत्म हो गया आपका। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट बस बेटा इतना ही था। बेसिकली ये मटेरियल कॉस्ट की बेटा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, चलो अब थोड़ी लड़ाई वाले मुद्दों पर बात कर लेते हैं। सुनो,